हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने बोर्स की कुछ मेरिट्स हमने डिस्कस किए थे, कुछ डीमेरिट्स भी उसमें उसके एटॉमिक मॉडल में है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। डीमेरिट्स मीन डिसएडवांटेज, जो मतलब खामियां हम उसको कह सकते हैं। कुछ खामियां थे बोर के एटॉमिक मॉडल में। वो खामियां क्या क्या है? नंबर 1, पहली आप अगर वैसे आप अगर देखा जाए बोर की जो एटॉमिक मॉडल है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और आगे भी हम इसी की मदद अब आगे क्या करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। उसकी सक्सेसफुल होने की वजह है कि उसने रेडियस और एनर्जी बैलेंस तरीके से उसने कैलकुलेट की थी। लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि बोर मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन मोनो एटॉमिक जो या मोनो इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स थे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता था, उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स है उनको कोई डिस्कस नहीं कर पाए। नंबर 1 आप कह सकते हो कि एक लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि एक डिस्कस व्हेन the hydrogen atom successfully, the hydrogen atom are other monoelectronic means जिसके एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। monoelectronic atoms are ions। उन स्ट्रक्चर ये डिस्कस कर सकता है जिसके पास क्या हो, मोनोइलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉन वाली कोई एटम हो तो उसको ये वैल्यू डिस्कस कर सकता है। लेकिन एक जो है बहुत ज्यादा जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं, but it doesn't explain why it doesn't explain why the polyelectronic atoms, the polyelectronic atoms, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों को इसने डिस्कस नहीं कर पाया। एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम को ये डिस्कस कर सकता है। नंबर 2, it also doesn't explain why only fixed number of orbits remains। जो उसने ऑर्बिट्स की कंसेप्ट तो दे दिया, लेकिन उसने ये जवाब नहीं दिया कि क्यों फिक्स नंबर जो ऑर्बिट्स हैं उनकी नंबर जो है वो फिक्स्ड है। ये क्यों फिक्स्ड है उसको भी इसने आंसर नहीं दी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई देयर इज only fixed number of orbits which are in existence। जो ऑर्बिट्स है इनकी नंबर फिक्स्ड क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है, फिक्स्ड क्यों है, ये इन दो सवालों का जवाब नहीं दे पाया। नंबर 1 कि ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड नहीं की। नंबर 2 ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो ऑर्बिट्स है वो फिक्स्ड क्यों है। तो ये जो ये कुछ दो लिमिटेशंस है, आगे नेक्स्ट क्लास में इसके और भी होंगे, लेकिन 9th क्लास में ये दो ही काफी है। ये कुछ दो लिमिटेशन है। तो जब ये दो लिमिटेशंस आ गए तो इट मींस इट इज नॉट अ प्योर मॉडल। ये इतना ज्यादा प्योर है लेकिन इतना प्योर नहीं है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया जिसे हम बोलते हैं रिसेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? मोर रिसेंट स्ट्रक्चर या एटॉमिक रिसेंट स्ट्रक्चर। आफ्टर द बर्थ ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको भी किसने किया था? आइंस्टाइन ने। सही, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है। The scientists believe the structure of atom is more complex, different from earlier concepts। जो पिछले कंसेप्ट्स थे रदरफोर्ड वाली या बोर की भी है, इनसे बहुत ही पेचीदा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका? एटम का। ये रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मोर रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो जो एटम स्ट्रक्चर मोर रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
जो एटम का स्ट्रक्चर है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। जिस तरीके से अर्लियर कंसेप्ट्स में इसको डिस्कस किया है उतना आसान नहीं है। कौन सी वाली? एटम का स्ट्रक्चर। सही है। The electron which is responsible for the properties of atom and its position is very essential to understand. आज के इस मॉडर्न टेक्निक्स के हवाले से अगर देखा जाए, जो इलेक्ट्रॉन है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दोनों के लिए रिस्पांसिबल कौन है? एंड फिजिकल। दोनों के लिए रिस्पांसिबल कौन है? दोनों के लिए रिस्पांसिबल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पिछले नंबर 4 या उससे आगे बोर की जो इसने ये तो बता दे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? ऑर्बिट में होंगे। लेकिन क्या टोटल ऑर्बिट में होंगे? फिक्स्ड पोजीशन उसकी नहीं बताई। सही। तो इस तरह से हमारे लिए समझना जरूरी है कि भी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसकी जगह को मेंशन करना बहुत लाजमी है। इसीलिए साइंसदानों ने कुछ मॉडर्न क्वांटम के हवाले से इस पे काम किया हुआ है। Scientists show that electron behave as a particle and as a wave nature. इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी काम करती है और कभी-कभी वो एक वेव बन जाती है। अपनी स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से वो क्या करती है? मूव करती है। तो वो वेव नेचर पार्टिकल है कि उसकी मूवमेंट जो है वो वेव जैसा है, रेज जैसे आपको मिलेगा, लेकिन है पार्टिकल क्योंकि उसकी क्या है? एक मास भी है। तो इसकी जगह मालूम करना बहुत डिफिकल्ट है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन इसकी जो पोजीशन है इसको आप एक क्लाउड से आप इसको डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम है और उस एटम का फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है। क्या है? इसका न्यूक्लियस है। तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिटरमाइन करना, इसकी पोजीशन डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। तो आप इसको सिर्फ ऐसे इस पोजीशन से आप कर सकते हो कि इसके आसपास क्लाउड है। क्या है? क्लाउडनेस है। वो क्लाउडनेस असल में क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, व्हिच मींस इलेक्ट्रॉन चार्ज स्फीयर। एक क्लाउड वाली जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते भाई इलेक्ट्रॉन कहां पे, इसलिए आपको इसको क्लाउड से शो करना होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहीं पे भी वो क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। मूव कर रहे होंगे और मूव करते हुए बहुत तेजी के साथ वेव जैसा मूव करेंगे। तो वो आपको जैसे पंखा मूव कर रहा है तो आपको वहां पे पंखे के पर नजर नहीं आते, बल्कि आपको वहां पे पूरा क्लाउड नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे विद स्पीड ऑफ लाइट तो ये क्लाउड जैसा आपको महसूस होगा। आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं होगी। उस क्लाउडनेस को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बोलते हैं। लेकिन दिस नेगेटिवली स्फीयर इज डिनोटेड बाय द डार्क्स एंड डेंसिटी ऑफ डार्क्स शो मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर। ये जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है ये कहता है कि जहां पे डार्क होती जाएगी, जो क्लाउड है फॉर एग्जांपल एक क्लाउड है, देखो एक फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस होगी, उसके आसपास क्लाउड्स है। क्या है? क्लाउड्स है। और ये क्लाउड्स खास एरिया पे क्या होगी? डार्क होती जाएगी। न्यूक्लियस से दूर आपको डार्कनेस कम नजर आ रही है, लेकिन न्यूक्लियस के करीब आप लोग देख रहे हो कि एक ऐसे जगह पे ये जो क्लाउडनेस है ये ज्यादा डार्क हो रही है। तो जहां पे ज्यादा डार्क हो जाएगी उस डार्क जगह पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस जहां पे डार्क होती जाएगी उस डार्क पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा है। सही, जहां पे डार्क होती जाएगी वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस हो सकती है। In the recent picture, आज की जो पिक्चर है of atom, the areas where the probability of finding of electron is maximum is called subshell or orbital. अभी ये जो मैंने कहा ये फॉर एग्जांपल एक शेल है, याद रखना एक शेल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस शेल के अंदर जहां पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस है। जहां पे क्राउडनेस बहुत ज्यादा है, एक शेल के अंदर जहां पे क्राउडनेस बहुत ज्यादा है, उस क्राउडनेस वाली जगह को, ज्यादा क्राउडनेस वाली जगह को क्या बोलेंगे? सब शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब शेल से बोलेंगे। क्या बोलते हैं? सब शेल। या फिर आर्बिटर करा देते हैं। उस आर्बिट के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जहां पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, एक टोटल शेल है या टोटल आर्बिट है। इस आर्बिट के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम चांसेस हो, उस जगह को क्या बोलेंगे? सब शेल या फिर आर्बिटर। इसकी डेफिनेशन क्या है? आर्बिटर या सब शेल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा: द प्लेस in an orbit or shell। अगर सब शेल का होगा तो शेल के अंदर, अगर आर्बिटर का होगी तो ऑर्बिट के अंदर। in an orbit where the existence of electron is maximum। इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस वहां पे क्या हो? मैक्सिमम हो। कंफर्म तब तक भी नहीं है, लेकिन वहां पे मैक्सिमम चांसेस है कि आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन मिले, तो उस जगह को फिर हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल या सब एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर सब शेल बोलते हैं। और अच्छा, फिर ये जो शेल है इसका सब शेल या ऑर्बिटल, एंड इन एन एटम देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ। और एक एटम के अंदर इस तरह की वेरियस स्टेप्स पे सब शेल होंगे। एक मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एटम है, उसकी 3 शेल है फॉर एग्जांपल, सही? ये देखो, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल है। अब इन एक शेल को मैं इस शेल सिर्फ ये शेल है, इस शेल के अंदर फिर आपको क्या मिलेंगे? सब शेल मिलेंगे। ये शेल असल में इस तरह है, और इसमें आपको फिर एक ऐसा डार्कनेस नजर आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ज्यादा हो। उस इसी शेल के अंदर ये पिक इस शेल का है, मैंने इसको मजीद क्या किया? स्टडी की। तो ये यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है, इस जगह को फिर मैं किसका नाम दूंगा? सब शेल का नाम दूंगा। और एक एटम के अंदर ये जो सब शेल्स है एक वेरियस किस्म के होंगे। एक होगा जिसमें जो सिर्फ स्फेरिकल होगा, क्या होगा? स्फेरिकल होगा। एक होगा ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे एग्जिस्टेंस होगी। एक उससे भी डिफरेंट, एक उससे भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, सही है? और जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे एटम के अंदर, जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इसके कितने? 1 2 3, जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे उसी हिसाब से सब शेल्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब शेल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। As the size of shell increases, the number of shell increases, so the size of shell also increases, and more orbitals are included in। जितना शेल नंबर बढ़ जाएगा उस शेल के अंदर उतनी ही ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास k शेल है, पहला शेल है, फॉर एग्जांपल सही k शेल, अगर हमारे पास k शेल है तो वो पहला शेल से जिसे हम बोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक सब शेल होगा। लेकिन अगर दूसरे की बात कर लो जिसे हम बोलते हैं एल शेल, उस एल के अंदर 2, इसमें एक सब शेल है, 1 सब शेल, पहले में एक सब शेल है, दूसरे में 2 सब शेल है। जितना नंबर ऑफ जो शेल है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ सब शेल्स भी बढ़ जाएंगे। अगर तीसरे शेल की बात करोगे तो तीसरा शेल में जिसे हम एल शेल भी बोलते हैं, इसमें 3 सब शेल है। सो आगे जितने चौथा शेल पे जाओगे तो आपको 4 सब शेल उसके अंदर मिलेंगे। इसी तरह आप जाते जाओगे आपको नंबर ऑफ शेल जो है, सब शेल जो है वो इंक्रीज होंगे। जितना नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा उतनी ही सब शेल भी क्या होती जाएगी, नंबर ऑफ वो भी इंक्रीज होती जाएगी, सही? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सब शेल, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 पहला शेल है तो पहले शेल में एक सब शेल में पहला शेल, उसका नाम क्या होगा? एक मिनट, नंबर ऑफ शेल मैं यहाँ पे वो बना रहा हूँ, ठीक? नेम ऑफ शेल और नंबर ऑफ सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स विद इट्स सिंबल, विद इट्स सिंबल, उस सिंबल के साथ कि उस
उस सब शेल को फिर हम किससे डिनोट करेंगे? पहला शेल जिसको हम के शेल बोलते हैं, के शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने? 1 और उसे हम एस से डिनोट करते हैं। किसे? एस से इसको डिनोट किया जाएगा। नंबर 2 दूसरा शेल उसको बोलते हैं एल शेल। एल शेल में 2 सबशेल हैं क्योंकि वो दूसरा है। नंबर जैसा बढ़ जाएगा नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगी, साइज इंक्रीज होगा तो सबशेल की तादाद भी बढ़ जाएगी। एस सबशेल भी उसमें है, उसके साथ साथ पी सबशेल भी है। एस स्फेरिकल जगह भी उसके अंदर है। उसी तरह अगर आप उसको देख लो, मजीद स्टडी कर लो तो उसके साथ एक और जगह भी ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस पे भी होगा, वाई एक्सिस पे भी होगा, जेड एक्सिस पे भी होगा। उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल नहीं बल्कि कुछ अलग तरीके से होगा। सही है। इसी तरह नंबर 3 पे जाओगे तो आपको एम शेल मिलेगी तो नंबर ऑफ सबशेल मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा। पी एक और सबशेल डी। इसी तरह नंबर 4 पे जाओगे तो आपको एन शेल मिलेगा जिसमें एस पी डी एफ मिलेंगे। इसी तरह जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे इसी तरह से आपको नंबर ऑफ सबशेल्स भी क्या हो जाएंगे? मिलेंगे। क्लियर? The orbitals grow towards more complexity as their number increases. अभी ये जो S है, मैंने कहा पहला शेल S, दूसरे में S और P सबशेल आएंगे, तीसरे में S P D। जितना जो सबशेल है वो बढ़ जाएगी तो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ S सबशेल है तो उसको बोलते हैं वो स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल होगा। S सबशेल स्फेरिकल होती है, इसीलिए S स्टैंड फॉर स्फेरिकल। लेकिन P की अगर बात करो तो P स्फेरिकल नहीं है बल्कि P क्या है? इस तरह एग्जिस्ट करेगी। शेल के अंदर इस फॉर्म में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जैसा उसका शक्ल होगा और उसमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर D की बात करो तो D उससे भी डिफरेंट हो जाएगी, D उससे भी कॉम्प्लेक्स, इस स्ट्रक्चर से भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, 5 शाखाओं वाली बन जाएगी। और S की बात करो तो 7 ब्रांचेस पे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जितना आप इनकी बात करोगे S स्फेरिकल, S फिर B उससे भी डिफरेंट, S P फिर D उन दोनों से डिफरेंट और मोर कॉम्प्लेक्स, S P D F फिर F चारों से कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। और इस तरह नीचे जाओगे 5वां शेल में तो आपको I J K वाले जो नंबर ऑफ सबशेल्स मिलेंगे वो फिर क्या होंगे? वो उनसे भी डिफरेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। क्लियर? ये आप लोग का लेक्चर हुआ, लेक्चर नंबर 19 और इसमें हमने थोड़ा सा रिसेंट पिक्चर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज के हवाले से बहुत ही खास वैल्यू रखती है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए यार, if you have any questions you may text us, then we will give you answer. So take care and Allah Hafiz.